कल के वीडियो में हमने अर्धवृत्त की परिभाषा समझी थी। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप इसको समझते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस व्यास। ये अर्धवृत्त बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसका क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और आगे हम प्रश्नों को जब हल करेंगे तो इन सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप, इसके सूत्रों को ठीक से लिखकर और याद करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो वे संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में 2 वृत्त दिए गए हैं, एक अंदर बना हुआ है, एक बाहर बना हुआ है। इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, O, तो ये संकेंद्रीय वृत्त हो गए। ऐसे वृत्त 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। संकेंद्रीय वृत्त 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वृत्त दिए गए हैं जिनका केंद्र एक ही है, तो ये संकेंद्रीय वृत्त है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो वे संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। अब प्रश्नों में आपसे 2 वृत्तों के बीच का जो भाग है, 2 वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का जो भाग है, इसका क्षेत्रफल हमसे प्रश्न में कई बार पूछ लेता है। तो इसका भी एक सूत्र होता है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ चित्र में 2 वृत्त दिए गए हैं और ये जो छायांकित भाग है ये इन दोनों वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस परिबद्ध क्षेत्र को वलयिका भी कहा जाता है। तो ये वलयिका है और इसका क्षेत्रफल जो है वो होता है, वैसे जनरल में हम देखें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से, बड़ा वृत्त यानी जो बाहर का वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम अंदर वाला जो छोटा वृत्त है इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारे पास ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो हमारा ये वृत्त है, बाहर वाला वृत्त है, इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान सकते हैं। R1, बाहर वाली त्रिज्या को हम R1 मान सकते हैं। और जो अंदर हमारा छोटा वृत्त बन रहा है, केंद्र एक ही रहेगा, तो इसकी त्रिज्या जो है ये हम मान लेते हैं इसको R2, R1 और R2। तो इसके हिसाब से अगर हम बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बाहर वाला जो वृत्त है, बड़ा वृत्त, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर हमारी 1 थी, इसलिए यहाँ पे हमने दे दिया इसका नंबर 1, आर स्क्वायर 1, और इसमें से हमने घटा दिया, माइनस कर दिया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। सूत्र वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर हमारी 2 थी तो नंबर दे दिया हमने 2। तो इस प्रकार हमारा सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2। अब इस सूत्र में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो इसका कॉमन हमारा आ जाएगा पाई, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई आ गया। लेकिन आर और आर जो है ये अलग है, उभनिष्ठ नहीं है ये आर, यहाँ आर का मान अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हम आर को कॉमन नहीं लेंगे, केवल यहाँ पे कॉमन आएगा पाई, और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा और बचेगा आर स्क्वायर 2। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट सूत्र बनेगा, जो हमारा बनेगा 2 संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र हम बोल देंगे पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। इस प्रकार ये हमारा 2 वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। वृत्त का एक महत्वपूर्ण भाग और है, वो आ रहा है हमारा त्रिज्यखंड, जो ये वृत्त का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, त्रिज्यखंड। परीक्षा में हमसे त्रिज्यखंड से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये समझना है त्रिज्यखंड क्या है। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा हमारी हो जाएगी, त्रिज्यखंड को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं, ध्यान से देखना है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं एक चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। चित्र में देखते हैं, जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त में दो त्रिज्या हमारी हो गई OA और OB। ये दो त्रिज्या है OA और OB, और ये जो OA और OB त्रिज्या है, और ये A से लेके B तक एक चाप है। अब आपके सामने एक बात ये आएगी कि चाप क्या है। चाप का मतलब होता है वृत्त की जो परिधि है, इस परिधि का एक भाग, इस परिधि का एक भाग, ये पूरी परिधि है वृत्त की, और इस परिधि का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, वो चाप होता है। जैसे इस पूरी परिधि को नहीं लिया गया है यहाँ पे, इसमें सिर्फ A से लेके B तक को लिया गया है, तो ये चाप है हमारा, A से लेके B तक ये चाप है। तो एक चाप और दो त्रिज्या से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो यहाँ पे मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो हमारा है, ये हमारा है त्रिज्यखंड। तो हम देखते हैं कि एक त्रिज्यखंड हमारा ये बन रहा है, और बाकी का जो हिस्सा है ऊपर का, ये भी एक त्रिज्यखंड है। तो ये जो हमारा त्रिज्यखंड ऊपर वाला, ये भी एक त्रिज्यखंड है, और नीचे जो बन रहा है ये भी एक त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे जो त्रिज्यखंड बनता है ये हमारा कहलाता है लघु त्रिज्यखंड, और ऊपर जो बन रहा है ये हमारा कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड चाहे हमारा लघु हो चाहे दीर्घ हो, परिभाषा हमें यही बोलनी है कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं एक चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे एक चाप AB, त्रिज्या OA और OB, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। ऊपर की बात करें तो दो त्रिज्या OA OB और चाप A से लेके B तक ऊपर से, तो ये भी त्रिज्यखंड हो गए। तो छोटा भाग है ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और बड़ा भाग है ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको मैं अलग करके भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लघु त्रिज्यखंड को मैं यहाँ से अलग करता हूँ, इसे लघु त्रिज्यखंड को यहाँ से अलग करके और यहाँ रखते हैं, ये आ गया, ये अलग हिस्सा आ गया हमारा OAB, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया हमारा, ये त्रिज्यखंड हमारा हो गया लघु त्रिज्यखंड। और बाकी जो ऊपर का हिस्सा बच रहा है वो इस प्रकार दिखाई देगा, ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। इस लघु त्रिज्यखंड में भी दो त्रिज्या आ रही है OA OB और एक चाप। इस दीर्घ त्रिज्यखंड में भी दो त्रिज्या आ रही है OA OB और ये ऊपर एक चाप आ रहा है, बड़ा चाप। तो ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये हो गई हमारी त्रिज्यखंड की परिभाषा। और इस त्रिज्यखंड में जो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है, इस कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है ये होता है हमारा थीटा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए त्रिज्यखंड की परिभाषा, जिसमें लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों आ गए। अब इनसे संबंधित प्रश्नों में हमसे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ लेता है प्रश्न में, कि त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई है ये कितनी है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये हमसे पूछ लेता है। तो त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई है इसे L से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L, और इसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। और या इसको, इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसे हम कह सकते हैं 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से 360 को हम जब 2 से काटेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और हमारा जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, या 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हमारा
त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न हमसे आगे पूछेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा तो इसका सूत्र होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ थीटा जो है इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे इस सूत्र को आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री जो है हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या 1/2 L गुणा आर, ये भी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास प्रश्न में चाप की लंबाई दी हुई हो, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर आता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे मेन जो बात है वो है कि हम कई जगह देखते हैं कि कई स्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ पे हमें त्रिज्यखंड बनते दिखाई देते हैं। उनमें से एक स्थिति आती है हमारी घड़ी की सुइयों की। तो घड़ी की सुइयाँ हर समय एक त्रिज्यखंड बनाती है, ये याद रहे। यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं, ये घड़ी की सुइयाँ हर पल त्रिज्यखंड का निर्माण करती है। तो घड़ी की सुई से संबंधित कई बार हमसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं घड़ी की सुई से संबंधित। तो इसके लिए हमें घड़ी के नियम याद रखने हैं। तो ये घड़ी की सुइयों के जो नियम हैं आपको ये याद रखने हैं कि मिनट की सुई जो होती है, बड़ी सुई यानी मिनट की सुई होती है, वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और छोटी सुई जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। और घड़ी के जो नियम जब भी आ जाए, घड़ी से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे ये समझ लेना है कि घड़ी की सुइयाँ हर समय त्रिज्यखंड बनाती है। तो वहाँ पे हम त्रिज्यखंड से संबंधित सूत्रों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वृत्त में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है हमारा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है वृत्त के चतुर्थांश। तो आपको ये समझना है कि वृत्त के चतुर्थांश क्या है। तो जब किसी भी वृत्त को दो समकोणिक रेखाओं द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 रेखाएं खींच दी जाए किसी वृत्त में, और उस वृत्त के 4 समान भाग हो जाएं, यानी किसी वृत्त में 2 समकोणिक, यानी कि समकोणिक, यहाँ पे समकोणिक का मतलब है समकोणिक, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 रेखाएं खींच दी जाए। यदि किसी वृत्त को 2 समकोणिक रेखाओं द्वारा, समकोण बनाती हुई 2 रेखाओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ये होते हैं हमारे वृत्त के चतुर्थांश। और याद रहे कि वृत्त का जो चतुर्थांश है वो त्रिज्यखंड होता है। ये त्रिज्यखंड है जिसका कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त का प्रत्येक चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड होता है जिसका थीटा 90 डिग्री होता है, जिसका कोण 90 डिग्री होता है। और अगर हमें प्रश्न में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वही हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, या 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग जो होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 जो भाग होता है वो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारे सूत्रों को और इन सारी मुख्य बातों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आपको हल करने हैं। और इसके बाद कल मैं आपको
जो हमारा नया पॉइंट आएगा व्रत से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो हमारा होगा व्रत खंड के बारे में। कल हम पढ़ेंगे व्रत खंड के बारे में, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज जो मैंने बातें बताई है इनको आप अच्छी तरह से याद रखें और इनको लिखकर इनका अभ्यास करें।